चेक करते हैं तो अभी हमारे पास तो सर जितनी आती है हम सब रिवाइज में भेजते हैं, रिवाइज में वापस जाता है, लेकिन स्मूथली रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो उसमें करते क्या है, सेकेंड चैप्टर जो रिव्यू का आपका होता है वो सिर्फ ऑर्नामेंट होता है, उसका कोई भी उपयोग पूरी थीसिस में नहीं होती। वो हम लिखकर भेज देते हैं कि कृपया इसका प्रयोग करें। तो कहाँ कहाँ करना है, जो आप चौथा चैप्टर जब एनालिसिस करते हैं तो आपके हर रिव्यू का रेफरेंस आपके चौथे चैप्टर में आपके रिजल्ट के साथ या तो वो सपोर्ट करेगा या तो वो अपोज करेगा, आपको वहां पर लिखना होता है। वो चेक करते हैं कि कोई रिव्यू ऐसा है जो छूट गया हो, ऑर्नामेंट तो नहीं बन गया। यदि किसी का भी प्रयोग आप नहीं करते तो हम उसी पर गोला बना देते हैं और वापस कर देते हैं, कृपया इसे सुधार लीजिए। तो ये भी आप ध्यान में रखिए कि आप जिस भी रिव्यू का प्रयोग सेकेंड चैप्टर में कर रहे हैं उसका प्रयोग पांचवें या चौथे चैप्टर में अपने रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए वहां पर ब्रैकेट में जरूर लिखिए। साथ ही एक चीज और हम देखते हैं, ये हमारे बच्चे को दे देते हैं सब जो रिसर्च स्कॉलर मिलाओ, कि आपने रिव्यू तो लिखा है लेकिन लास्ट में उसके रेफरेंसेस नहीं है। ऐसा होता है, आप सबने सिनॉप्सिस में किया होगा तो यहीं से सुधार लीजिए। मेरे जैसे आप जैसे एक्सपर्ट के पास जाएगा तो वापस आ जाएगा। जितने भी रिव्यू आपने लिखे हैं क्या उनके रेफरेंसेस लास्ट में दिए गए हैं? यदि हाँ तो गुड, नहीं है तो इसे गोला बनकर लिख करके कामा करके वापस जाएगा। वो एक सेट फॉर्मेट तैयार है, उसमें बस खाली नाम और ईयर लिखना होता है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तीसरा, जब आप रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में बहुत सारे रिव्यू आपके एक दो लाइन में आ जाते हैं, ठीक है, वो आप हटा दीजिए कृपया। क्यों? क्योंकि रिव्यू में आपके उस रिसर्च का कंसेप्ट आएगा एक दो लाइन में, ऑब्जेक्टिव आएगा, जो भी उसके हाइपोथेसिस होंगी, रिसर्च क्वेश्चन होंगी, वो सब तीनों चारों मिलाकर एक ही लैंग्वेज में लिखेंगे। फिर उसके सैंपलिंग, पॉपुलेशन एंड सैंपल, उसका रिसर्च मेथड, उसका टूल, उसका निष्कर्ष, ये सारे पॉइंट आपके उस रिव्यू में आना चाहिए। यदि उस रिव्यू में इतने सारी चीजें, पॉपुलेशन नहीं आया, टूल नहीं आया, ठीक है, सैंपल नहीं आया, तो आप अपने रिसर्च से कोरिलेट कैसे करेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं इन्होंने पाया कि ये इसको स्पेशल से पढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क विकसित हो जाता है। ऐसे नहीं होगा। तो पता नहीं वो स्टडी प्राइमरी पर थी कि हायर पर थी या जूनियर पर थी, किस सब्जेक्ट पर थी मालूम नहीं। तो ये ऐसे रिव्यूज आपके पास यदि अभी भी हो तो कृपया काट दीजिए, कोई और उसे काटे तो वो रिव्यू भी आप हटा दीजिए, 100% हटा दीजिए। और साथ ही रिव्यू का प्रयोग आप करेंगे जब आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। यहाँ हमारे पता नहीं बाकी विषयों में हाइपोथेसिस को लेकर क्या है, हमारे यहाँ तो सब उसको सजावट का वस्तु बना दिए हैं। सजावट का वस्तु कहते हैं, मैंने नल हाइपोथेसिस बनाया है। नल हाइपोथेसिस बनना ही नहीं जाती, वो स्वतः बन जाती है। आपको उसमें मेहनत नहीं करना होता है। नल हाइपोथेसिस बनाया, उसका सेट पैटर्न है देयर इज नो, आगे डॉट 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 करके अपना फुलफिल कर लीजिए, उसमें कुछ करना नहीं होता है। फिर भी कहते हैं बहुत मेहनत करके मैंने रिव्यू किया और नल हाइपोथेसिस बना दिया। तो नल हाइपोथेसिस तो कहीं बनती नहीं है, वो बनाई नहीं जाती, वो अपने आप बन जाती है। रिव्यू से आपका बनता है तो रिसर्च हाइपोथेसिस, जो आपकी प्रतिज्ञा होती है, ठीक है। जैसे आप इसको एक जज और वकील के बारे में जानिए कि कैसे होता है। एक रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस की कहानी है ये, कि एक यहाँ जज बैठा है, आप रिसर्च हाइपोथेसिस हो, आपके अपनी पूर्ण प्रतिज्ञा, आपका मान सम्मान, आपका रिसर्च, सब कुछ आप पर पूरा प्रश्न चिन्ह है कि आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस कभी रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए आपकी। यदि आपकी रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट होती है तो आपने रिव्यू नहीं किया, आपने माहौल को समझा नहीं, आपने हवा का रुख नहीं पहचाना और आपने बिना किसी तैयारी के अपना डिसीजन दे दिया, आपने अपना पक्ष रख दिया।
उसी के विरोध में हम एक नल हाइपोथेसिस बनाकर दूसरा वकील खड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों में न्यूट्रली लड़ाई होती है, पक्ष विपक्ष चलता है और जीतता कौन है। लेकिन आपका उद्देश्य हो कि नल हाइपोथेसिस हमेशा रिजेक्ट हो जाए, वो कभी भी एक्सेप्ट ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या देखते हैं सर कि आपके 80% रिसर्च हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है। आपके मान सम्मान का कुछ नहीं हुआ, आपने 10 वाक्य बोला कि ये है हमारा रिव्यू का रिजल्ट और 10 में 8 रिजेक्ट, ये आपकी इज्जत ही नहीं है कोई। आपकी रिसर्च ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस आपकी अपनी इज्जत है, वो रिजेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो वकील आपको हरा देगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आप वकील तो बन गए, लेकिन आपने अच्छी तरह से उसके सपोर्ट में जो रिव्यूज थे आपने एविडेंस नहीं दिए, सबूत नहीं दिए, इसलिए दूसरा वाला जीत गया। आपकी 8 बात कही हुई 8 गलत हो गई। ठीक है, ये रिव्यू का महत्व है। जो कह देते हैं रिव्यू आप कर लीजिए, ये रिव्यू होता है। यदि आप ये तो आपकी इज्जत जाएगी, जान लीजिए, आपका मान सम्मान जाएगा कि आपने अपनी तैयारी मेहनत से नहीं की है। ठीक है, जब भी आप रिसर्च हाइपोथेसिस बनाइए तो उसके पीछे 8-10 पुराने कोट्स रखिए, जो पुराने स्टडीज हैं, पुरानी घटनाएं हैं, उनको आप रखिए कि ये टूटना नहीं चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी अच्छे वकील भी हार जाते हैं, वो बाई चांस होता है। 10 में से 1 रिजेक्ट हो गया, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस को आप अपने रिव्यू से जोड़िए। रिव्यू में कुछ चीजें रह गई थी, तो चलिए इतनी जल्दी में हमने आपको बता दिया। दूसरी चीज, हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन में जो आपका रिलेशन है, रिसर्च क्वेश्चन का आंसर होता है आपकी हाइपोथेसिस। वही वो प्रश्न है, एक एस्टिमेटेड आंसर होता है और कुछ नहीं होता है। तो बिना जब आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में जाते हैं तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, रिसर्च क्वेश्चन ही आपका प्राण होता है, और क्वांटिटेटिव में रिसर्च हाइपोथेसिस आपका प्राण हो जाता है। आपका मान प्रतिष्ठा रिसर्च क्वेश्चन पर आ जाता है। यानी आपने जो रिसर्च क्वेश्चन मन में सोचा वो गलत सोचा, आपने गलत रिसर्च क्वेश्चन बना ली। ठीक है, चलिए चाय पीजिए आप लोग। और